कहानी में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जो बहुत ही घना और खतरनाक होता है। इस जंगल में एक शिकारियों की टीम अपने जीवन को जीने के लिए जानवरों का शिकार कर उनके खाल का व्यापार किया करते थे। ये लोग खालों को बांधकर यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी उन पर अचानक से तीरों की बारिश होने लगी, जो उनके तरफ आ रहे घोड़े पर सवार जंगल के आदिवासी लोग होते हैं, जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमला करते हैं। इस अचानक हमले से शिकारी की टीम के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। जंगल के आदिवासी लोग बहुत ही गुस्से में होते हैं क्योंकि उन आदिवासी कबीले के सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया था। जल्द ही शिकारी टीम के कप्तान को एहसास होता है कि इन आदिवासियों से जितना नामुमकिन है, इसलिए अपने साथियों से कहता है, जितना हो सके उतना खाल उठाओ और नाव की ओर चलो। तभी इस मूवी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम ग्लास होता है, वह अपने बेटे के साथ नाव की ओर जाने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बोट की तरफ भागते हैं। इसी बीच शिकारी टीम के और भी कई सारे लोग नाव में चढ़ते या तीर के लगने से मारे जाते हैं। बस कुछ ही लोग बोट तक पहुंचकर यहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद आदिवासी शिकारियों के बचे सारे खाल पर अपना कब्जा कर लेते हैं और कबीलों के सरदार को यहाँ अपनी बेटी नहीं मिलती। अब कबीले के सरदार अपने लोगों से कहता है, यहाँ पर जितना भी उन अमेरिकन शिकारियों के खालें बची है उन्हें उठा लो। इन खालों को हम फ्रेंच शिकारी को दे देंगे और बदले में हम उनसे घोड़े और बंदूकें ले लेंगे और मेरी बेटी को तब तक ढूंढेंगी जब तक वह मिल ना जाए। दूसरी तरफ अमेरिकन शिकारी इस नदी के जरिए काफी दूर आने के बाद भी बहुत डरे होते हैं और बंदूक तान कर तैयार रहते हैं, क्योंकि शिकारी जानते थे कि यह जंगल उन आदिवासियों का है, वे कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं। तभी शिकारी कप्तान को कुछ समझ नहीं आता और ग्लास से पूछता है, जिसे इस जंगल के बारे में सब पता होता है। तब ग्लास कहता है, अगर हम इसी तरह इस बोट से जाएंगे तो आदिवासी लोग नदी को फॉलो कर हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इसलिए वे लोग बोट से अपना सारा सामान उतारकर जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं और बोट को पानी में खुला छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों को वह बोट बहुत आगे मिले और तब तक वो उनकी नजरों से काफी दूर चले जाएं। उतरने के बाद अपनी सारी की सारी खालें पत्थरों में छुपा देते हैं ताकि भविष्य में वो कभी वापस आए तो इनकी खालें इन्हें वापस मिल जाएं, और जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। रात होता है और सब सो जाते हैं और अगले सुबह हमें यह दिखाया जाता है कि इनकी नाव छोड़ने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि आदिवासी इनकी नाव तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि नाव में कोई भी नहीं है। वो समझ जाते हैं कि वो सब जंगल के रास्ते पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्हीं आदिवासी में से एक आदिवासी कहता है कि उनकी पैरों का निशान हमें उत्तर की तरफ जाते हुए मिले हैं। आदिवासी उनके पीछे उत्तर की तरफ जाने लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आदिवासी लोग इन अमेरिकन शिकारी के पीछे क्यों पड़े हैं। दरअसल उस समय अमेरिकन सरकार और अरिकारा आदिवासियों के बीच युद्ध चल रहा था। उसे जंगल पर अरिकारा आदिवासियों का राज था, इसलिए वो किसी भी अमेरिकन लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देते थे। दूसरी तरफ ये शिकारी पूरे दिन पैदल जाने के बाद रात को एक जगह अपना डेरा जमा लेते हैं। सुबह सबसे पहले ग्लास उठ जाता है, बंदूक उठाता है और अकेले ही टहलने के लिए चला जाता है। तभी उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है और ग्लास एकदम सतर्क हो जाता है और उसे सामने भालू के कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। इससे पहले ग्लास वहां से निकल पाता, तभी एक बड़ा भालू उस पर हमला कर देता है। ग्लास की बंदूक गिर जाती है। भालू ने अपने दांतों और पंजों से ग्लास को पूरी तरह जख्मी कर दिया। ग्लास भालू से अपनी जान बचाने के लिए वह चुपचाप जमीन पर लेट गया, जिससे भालू ग्लास को लेटा देख उसे मरा हुआ समझकर थोड़ा पीछे हो जाता है। जैसे ही मौका मिलता है अपनी बंदूक उठाता और गोली चलाता है, पर गोली भालू के सर के बजाय उसके गर्दन में लगता है, जिससे भालू और भी चीर जाता है और अपने पंजों से ग्लास के गले को चीर देता है। लेकिन भालू रुकता नहीं है और वह ग्लास के पूरे बॉडी को बुरी तरह से अपने पंजों से काट देता है। गोली लगने के वजह से भालू भी कमजोर हो चुका था। ग्लास किसी तरह चाकू निकालकर उस भालू पर कई वार करता, जिससे ये दोनों ढलान से लुढ़कते नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद भालू भी मरकर ग्लास के ऊपर गिर जाता है और गिलास भी लगभग मर ही चुका होता है, क्योंकि भालू ने उसका गला पूरी तरह से फाड़ दिया था। इसका पूरी बॉडी पर गहरे जख्म थे। जब ग्लास भालू पर गोली चलाई थी तब गोली की आवाज उसके साथियों ने सुन ली थी, इसलिए ग्लास के साथी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और वह देखते हैं कि ग्लास के ऊपर भालू गिरा हुआ है। वे बड़ी मुश्किल से ग्लास के ऊपर से भालू को हटाते हैं और ग्लास को अपने साथ ले जाते हैं। अब उनमें से एक ग्लास के घाव को सीना शुरू करता है। दर्द के मारे ग्लास का बुरा हाल हो गया। उसका गला पूरी तरह से कट चुका है और उसके पूरे बॉडी पर काफी गहरा जख्म है और ग्लास के जख्मों को देखते हुए ये लोग समझते हैं कि ग्लास अब जिंदा नहीं बचेगा और कुछ ही घंटे में इसकी मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ आदिवासी कबीले का सरदार अमेरिकन शिकारी से जो खालें बचे हुए थी, वो इस खालों को फ्रेंच शिकारियों को दे देता है और बदले में घोड़े और बंदूकें ले लेता है, जिसका मतलब इन अमेरिकन शिकारी यानी ग्लास और ग्लास के साथियों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली थी, क्योंकि इससे पहले आदिवासी तीर कमान से हमला किया करते थे, पर अब उनके पास बंदूक भी है। अब ग्लास बुरी तरह से जख्मी होने के कारण चल भी नहीं पा रहा होता है।
इसलिए वे लोग ग्लास के लिए लकड़ी का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ग्लास को इसके ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इस तरह से ये लोग ग्लास को बारी बारी से उठाते हैं। ये लोग ग्लास को काफी दूर ले आते हैं, पर आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल था क्योंकि आगे एक ऊंचा पहाड़ था जहां से इन लोगों को गुजरना था। ये पहाड़ी रास्ता इतना खराब था कि वहां से एक अकेला आदमी भी ठीक से चल नहीं पाता था, इसलिए ग्लास को यहाँ चढ़ाना नामुमकिन था। ये लोग फिर भी कोशिश करते हैं, पर ये लोग ग्लास को नहीं चढ़ा पाते। तभी जो इनका कप्तान होता है वो अपने एक आदमी को बोलता है कि ग्लास के मुंह पर एक कपड़ा रखो। दरअसल ग्लास को गोली मारने वाले थे क्योंकि उसको लगता है ग्लास तकलीफ से गुजर रहा है और वैसे भी ग्लास अब बच नहीं सकता और ग्लास को यहाँ से ले जाना नामुमकिन है। कप्तान ग्लास को गोली मारने ही वाला था कि तभी ग्लास का बेटा सामने आकर बोलता है कि ऐसा मत करो। कप्तान को उस पर तरस आ जाता है और वह ग्लास को गोली नहीं मार पाता क्योंकि ग्लास के वजह से ही ये सब जिंदा बच्चे होते हैं। और कप्तान कहता है जो भी 2 लोग ग्लास के मरने तक यहाँ रुकेंगे उसे गांव वापस आते ही $100 मिलेंगे। और कप्तान चाहता था कि ग्लास को नेचुरल डेथ मिले और ग्लास जब मर जाए तो उनका अंतिम संस्कार करके वह 2 लोग भी वापस आ जाएं। अब ग्लास का बेटा तुरंत बोलता है मैं रुकूंगा वहां। और एक लड़का होता है जिसका नाम फ्रीजर है, मैं भी रुकूंगा। अच्छा है, $100 मिले या ना मिले। कप्तान कहता है ये दोनों उम्र में छोटे हैं इसलिए कोई और एक आदमी भी इन दोनों के साथ रहेगा। तभी सामने गैराल्ड लालच में आकर बोलता है मैं रुकूंगा मगर मुझे इन दोनों का $100 और मेरा हिस्सा ही चाहिए। तभी हॉक और फ्रीजर गैराल्ड की बात मान लेते हैं। अब ये 3 लोग यहाँ ग्लास के पास रुक जाते हैं और बाकी सब आगे निकल जाते हैं। अगले दिन गैराल्ड ग्लास के पास ही बैठ जाता है और ग्लास के मरने का इंतजार करता है, लेकिन ग्लास मरने का नाम भी नहीं लेता। दूसरी तरफ ग्लास का बेटा और वो दूसरा लड़का फ्रीजर पेट भरने के लिए शिकार और पानी के लिए पानी लेने चले जाते हैं। तब गैराल्ड पास में ही एक गड्ढा खोदने लगता है, लेकिन वह गड्ढा क्यों खोद रहा है? किया वो ग्लास को जिंदा दफनाने का सोच रहा है। इस तरह से और भी कई घंटे गुजर जाते हैं और जब गैराल्ड देखता है ग्लास अभी तक नहीं मरा है और वह गुस्से से ग्लास के पास आता है और कहता है तुम मरते क्यों नहीं हो? तुम्हारे वजह से हम सबकी जान चली जाएगी क्योंकि उन आदिवासी लोग अभी भी हमें पागलों की तरह हमें खोज रहे हैं और अगर आदिवासी लोग यहाँ आ गए तो वह हम सबको मार देंगे। अभी भी तुम अपनी जान देकर अपने बेटे और हम सब की जान बचा सकते हो। गैराल्ड ग्लास से कहता है कि अगर तुमने अपने पल के नीचे छिपक ली तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मरने के लिए तैयार हो। ग्लास बेचारा काफी देर तक कोशिश करता है कि उसकी पलकें ना छपके, लेकिन तब गैराल्ड उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे को भी बचाना नहीं चाहते हो। गैराल्ड की बात सुनकर अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी फल के नीचे छिपका लेता है। ये देखकर गैराल्ड उसके मुंह पर कपड़ा गुस्सा कर उसकी सांस रोकने लगता है और ग्लास अब तड़प कर मर रहा होता है। तभी ग्लास का बेटा आकर गैराल्ड को बंदूक से पीछे धकेल देता है। ग्लास का बेटा उस पर बंदूक तान देता है और उसे धमकी देता है। गैराल्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन ग्लास का बेटा उसकी कोई बात नहीं सुनता और चिल्लाने लगता है, जिसके बाद गैराल्ड ग्लास के सामने ही उसके बेटे को पेट में चाकू मारकर मार डालता है। ग्लास के गर्दन पूरी तरह से काटा और जख्मी होने के कारण हिल भी नहीं पाता। वह सिर्फ अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मारता देखता है और गैराल्ड उसके बेटे को उठाकर दूर एक जगह में छुपा देता है ताकि जब वह तीसरा लड़का वहां पर आए तो वह उसे ना देखे। कुछ देर बाद जब वह लड़का आया तो गैराल्ड से पूछता है हॉक कहाँ है? गैराल्ड उसे बताता है वह आसपास ही होगा, जल्द ही आ रहा होगा। अब ग्लास बेचारा उस लड़के जिसका नाम फ्रीजर है उसे बताने की कोशिश करता है कि गैराल्ड ने मेरे बेटे को मारा है, पर वो बता नहीं पाता क्योंकि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती। अब रात होती है। अब गैराल्ड और फ्रीजर सो जाते हैं। अगली सुबह गैराल्ड फ्रीजर को जगाकर उसे झूठ बोलता है कि मैंने कुछ ही दूरी पर 20 आदिवासी को देखा है जो इधर ही आ रहे हैं। अगर वो यहाँ आए तो हम सबका टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सुनकर फ्रीजर डर जाता है और गैराल्ड ग्लास के पैरों को पकड़कर बहुत बुरी तरह से खींचता है। ग्लास दर्द के मारे बहुत चिल्लाता है। अब गैराल्ड ने एक दिन पहले जो कब्र खोदा था उसमें ग्लास को जिंदा डाल देता है और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। तब वो लड़का कहता है ये तुम क्या कर रहे हो और हमारे वादे का क्या होगा? गैराल्ड कहता है कि ये आज नहीं तो कल मर ही जाएगा और जैसे कि हमने वादा किया था उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा, तो मैंने अपना वादा पूर्ण किया। वो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है और वहां से चला जाता है और उस लड़का को बोलता है तुम भी मेरे साथ चलो। फ्रीजर को ग्लास के इस हाल के लिए बहुत दुख होता है और ग्लास से कहता है सॉरी मिस्टर ग्लास, पीछे से आदिवासी आ रहे हैं, मुझे जाना होगा। और ग्लास के ऊपर पानी का एक बोतल रखकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर ग्लास अकेला है। वह तड़प रहा है। ग्लास कई घंटों तक उसी जगह पर जहां उसे दफना कर चले गए थे अधमरी हालत में लेटे रहता है। वह सोचता है कि यहाँ पड़े पड़े वैसे भी मरना ही है तो क्यों ना बचने का कोशिश किया जाए। वो पूरी हिम्मत जुटाकर अपने हाथ पैर हिलाता है और बहुत तकलीफ से गुजरकर कब्र से बाहर निकलता है। वो रेंगते हुए अपने बेटे के लाश के पास जाता है। वह अपने बेटे का लाश को देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और बदले की आग में जलने लगता है।
और अपने बेटे के ऊपर अपना सर रखकर सो जाता है। अगली सुबह गेराल्ड फ्रीजर को जगाकर कहता है, जल्दी उठो, हमारे तरफ 12 आदिवासी लोग आ रहे हैं। ये सुनकर फ्रीजर कहता है, तुमने तो कहा था हमारे पीछे 20 लोग हैं। वो समझ जाता है कि गेराल्ड ने उसे झूठ कहा था, इसलिए उसने गेराल्ड पर बंदूक तान लिया। तब गेराल्ड फ्रीजर से कहता है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें डराना जरूरी था, क्योंकि एक अधमरी इंसान के साथ हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। वैसे भी ग्लास मरने ही वाला था। तभी अचानक फ्रीजर से बंदूक छीनकर गेराल्ड कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा मैं बोलूं वैसा करो। यह सुनकर फ्रीजर डर के मारे उसकी बात सुन लेता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। और अब दूसरी तरफ ग्लास उसी जगह होता है। उसे भूख लगता है और वह रेंगता हुआ एक जगह जाता है जहां किसी जानवर मरा होता है। वो उसमें से एक हड्डी तोड़ता है और सूखा हुआ मांस खाता है। ग्लास को अब प्यास भी लगी थी। फिर रेंगता हुआ एक पहाड़ी के छोर तक जाता है जहां वह देखता है कि नीचे एक नदी है। वह बड़ी मुश्किल से उस नदी तक पहुंचता है और पानी पीने लगता है। लेकिन जब वो पानी पीता है तब उसके गर्दन से पानी निकलती है, क्योंकि उसका गर्दन कटा होता है। अब ग्लास को सबसे पहले उसके घाव का इलाज करना था। इसके पास थोड़ा बारूद बचा होता है। वह आग जलाता है और थोड़ा सा बारूद अपने गर्दन के उस हिस्से पर डालता है जहां गला कटा हुआ था। फिर वो एक जली हुई लकड़ी को अपने गर्दन में लगाता है, जिससे बारूद के साथ साथ गर्दन भी जल जाता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जलने से जो उसका घाव फटा होता है वह चिपक जाए। इस दौरान ग्लास को बहुत दर्द होता है और दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। उसके बाद ग्लास इस नदी के पास कई दिनों तक रहता है। वह पानी पीकर और मरे हुए मांस खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। एक दिन वह आदिवासी कबीले वाले लोग इस नदी में आ जाते हैं और इससे पहले वह ग्लास को देख पाते, ग्लास जल्दी से नदी में कूद जाता है। वो नदी में तैरता हुआ उन आदिवासी लोगों से काफी दूर चला जाता है। नदी के इस बर्फीले ठंडे पानी में रहने के बाद ग्लास का ठंड से बुरा हाल हो जाता है। बहुत मुश्किल से आग जलाकर अपने बॉडी को गर्म कर लेता है और अब यहीं पर रहने का फैसला करता है। इस तरह से अब ग्लास को यहाँ पर रहते हुए काफी दिन गुजर जाता है और अब उसके जख्म भी ठीक हो चुके थे और ग्लास अब थोड़ा बहुत चलने लगता है। अब नदी के किनारे होने से उसे पानी की तो कमी नहीं होती थी, लेकिन पेट भरकर खाना उसे बड़ी मुश्किल से मिलती थी। वो वहां नदी से मछली पकड़कर कच्चा खाकर गुजारा किया करता और अपने आप को जिंदा रखता। एक रात जब वो सो रहा होता है तभी आग की लपटें दिखाई देती हैं और जब वो उसकी तरफ जाता है तो वहां पर एक आदमी होता है जिसने बहुत बड़ा शिकार किया था और वो उसे खा रहा होता है। ग्लास उसके पास जाता है और जैसे ही उसे देखा है उस पर तीर कमान तान देता है। ग्लास उसे इशारों से बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ, मुझे बस खाना चाहिए। वो आदमी समझ जाता है और उसे खाने के लिए शिकार का एक टुकड़ा उसे दे देता है और दोनों पूरी रात वहीं सो जाते हैं। सुबह उठकर वह आदमी ग्लास के जख्मों को देखा है और उसे पूछता है, ये तुम्हें क्या हुआ है? ग्लास बताता है कि मैं अपनी टीम के साथ शिकार पर था। मेरी ये हालात एक जंगली भालू ने किया था, जिसके बाद मेरे साथियों ने तुझे मरने के लिए जंगल में ही छोड़ दिया और उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया। ये सुनकर उस आदमी के लिए बहुत दुख होता है और कहता है, मेरा फैमिली को भी उन फ्रेंच शिकारियों ने मार दिया। ये कहते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाता है, पर वो कहता है अब वो उन फ्रेंच शिकारियों से बदला नहीं लेगा, क्योंकि बदला लेना ऊपर वालों का काम है। और वो ग्लास के जख्मों को देखते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रेवल कर सकते हो। और उसके बाद वो दोनों एक घोड़े के साथ आगे का रास्ता तय करते हैं। दूसरी तरफ गेराल्ड और फ्रीजर अपने कैंप पर आ गए थे और कप्तान से कहता है कि हमने ग्लास के मरने तक उसी जगह थे और उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया और ग्लास का बेटा उस आदिवासी के हाथों मारा गया। कप्तान अपने कहे मुताबिक उसे पैसा दे देता है। दूसरी तरफ ग्लास उस आदमी के साथ बर्फ में आगे का रास्ता तय कर रहा होता है और तभी बर्फ का तूफान शुरू होता है और ग्लास बीमार था और उसके जख्म सड़ रहे थे और इस वजह से बेहोश हो जाता है। अब वो आदमी ग्लास के लिए लकड़ी का एक छोटा सा एक झोपड़ा बनाता है और उसके कपड़े उतारकर उसके घाव पर जड़ी बूटी लगाता है और उसके सामने आग जलाता है ताकि उसे गर्मी लगे। इस तरह से रात गुजरता है। सुबह उठकर ग्लास देखता है कि किसी ने उस आदमी को फांसी पर लटका रखा है और वहीं कुछ दूरी पर फ्रेंच शिकारी थे और ग्लास देखता है कि फ्रेंच शिकारियों ने ही उन आदिवासी कबीले के सरदार की बेटी को किडनैप किया हुआ था और उसे रेप कर रहे थे। तभी ग्लास चुपके से वहां आता है और उस लड़की को उन फ्रेंच शिकारी को मारकर उसे बचाता है और घोड़े को रस्सी से खोल देता है, जिससे बंदूक के गोली की आवाज से वहां से सभी घोड़े भाग जाते हैं। और अब उन फ्रेंच लोगों के पास घोड़े ना होने की वजह से ग्लास पीछा नहीं कर पाते और वहां से भगने के बाद ग्लास रात को एक पेड़ के नीचे गुजारता है और जब सुबह होती है तो वह देखता है कि आदिवासी लोग उस तक पहुंचने वाले हैं। वह जल्दी से अपने घोड़े पर बैठकर भागने लगता है, लेकिन वो एक दो आदिवासी को गोली मारता है और घोड़े को और तेजी से भगाता है और दौड़ते दौड़ते सामने एक पहाड़ आ जाता है जिसके नीचे एक गहरी खाई होती है। लेकिन ग्लास अब रुक नहीं सकता
क्योंकि अगर वह रुकेगा तो वो आदिवासी लोग उसे मार देंगे। इसलिए ग्लास घोड़े के साथ साथ खुद को नीचे गिरा देता है। घोड़ा डायरेक्ट चट्टानों पर गिरने से मर जाता है, लेकिन ग्लास अभी भी जिंदा है क्योंकि वो पेड़ से टकराते हुए बर्फ की मोटी परत पर गिरता है। अभी वहां तेज तूफान आता है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ग्लास ने अपने लिए कोई गर्म जगह नहीं ढूंढी तो वह ठंड में जमकर मर जाएगा। अब ग्लास ठंड से बचने के लिए घोड़े के पेट को काटता है और उसके अंदर से सभी पार्ट्स बाहर निकालता है। किसी तरह पूरी रात उसी घोड़े के पेट के अंदर गुजारता है। सुबह जब वह उठता है तो वो देखता है कि मौसम अब नॉर्मल हो चुका है। एक बार फिर से वो अपना सफर जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उस अमेरिकन कैंप में एक फ्रेंच शिकारी पहुंचता है और अमेरिकन शिकारियों से मदद मांगता है। ये लोग उसे अंदर बुलाते हैं। कप्तान पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? ये आदमी बताता है कि एक आदमी आया था जिसने हमारे कप्तान को मार दिया, फिर उसने हमारे सभी घोड़े को आजाद कर दिया। असल में ये आदमी ग्लास की बात कर रहा होता है और जो आदमी कबीले के सरदार की बेटी के साथ गलत कर रहा था वो आदमी उन फ्रेंच शिकारियों का कप्तान था। वो आदमी सबूत के तौर पर एक पानी की बोतल को दिखाते हुए कहता है कि जिस आदमी ने हमारे कप्तान को मारा उसके जाते हुए यह पानी की बोतल गिर गई थी और यह वही बोतल होती है जो फ्रीजर ने ग्लास के ऊपर रखकर आ गया था। अब फ्रीजर कहता है कि ये तो वही बोतल है जो मैंने ग्लास के ऊपर रख दी थी। अब ये लोग उस आदमी से पूछते हैं, तुम्हारे कैप्टन को कहाँ मारा था? और वह आदमी 30 मील दूर एक जगह उन्हें बता देता है। जिसके बाद कप्तान, फ्रीजर और कुछ लोग ग्लास को ढूंढने के लिए घोड़े पर निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ गेराल्ड को समझ आ जाता है कि अब मैं फंसने वाला हूँ। वे लोग ग्लास को ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंच जाते हैं जहां उस आदमी को बोतल मिला था। कैप्टन सभी लोगों को चारों तरफ ग्लास को ढूंढने के लिए कहता है और तभी उन्हें दूर से एक आदमी दिखाई देता और वो कोई और नहीं बल्कि ग्लास होता है। और ग्लास को देखकर कैप्टन एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि गेराल्ड ने उसे मारा हुआ बताया था। कैप्टन ग्लास के पास जाकर पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब ग्लास उसे सारी सच्चाई बताता है। जिसके बाद कैप्टन गेराल्ड को पकड़ने के लिए तेजी से अपने गांव आता है और तभी वो देखता है कि गेराल्ड तिजोरी से सारा पैसा चुराकर भाग लिया होता है। कैप्टन ने गुस्सा में फ्रीजर को मारता है और अपने आदमियों से कहता है कि फ्रीजर को अरेस्ट करो, लेकिन ग्लास कैप्टन से कहता है कि इसमें फ्रीजर का कोई गलती नहीं थी। वहां जो कुछ भी हुआ इसमें फ्रीजर को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दो। अब कैप्टन यह तय करता है कि मैं गेराल्ड को पकड़ने के लिए जाऊंगा क्योंकि वो गेराल्ड के बेटे का मर्डर किया है और उसने पैसा चोरी किया है। ग्लास बोलता है कि मैं भी जाऊंगा, लेकिन कैप्टन कहता है कि नहीं, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, मैं अकेला ही जाऊंगा। लेकिन ग्लास कहता है कि मैं उसे मारने के लिए बहुत दूर से तय करके आया हूं, उसे सिर्फ मैं मारूंगा। उसके बाद कैप्टन ग्लास का बात मान लेता है और ये दोनों घोड़ों पर बैठकर गेराल्ड को मारने निकल पड़ते हैं। ये गेराल्ड के घोड़े के निशान का पीछा करते हैं और काफी दूर जाने के बाद ये दोनों अपने अपने रास्ता बदल देते हैं। कैप्टन ग्लास से कहता है कि तुम दाएं रास्ते से जाओ और मेन बाई रास्ते से जाऊंगा। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब कैप्टन गेराल्ड को ढूंढ रहा होता है, गेराल्ड बड़े से पत्थर से निकलता है। कैप्टन को गन तान कर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम लगा है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। लेकिन गेराल्ड नहीं मानता है और कैप्टन को शूट करता है, जिसे कैप्टन की मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास आता है और देखता है कि वहां पर कैप्टन की लाश पड़ी हुई है और गेराल्ड भाग चुका होता है। अब ग्लास बड़ी समझदारी से काम लेते हुए लकड़ी की बड़ी टहनी तोड़ता है और उसे कैप्टन के पीठ पर लगा लेता है ताकि उसकी पीठ सीधी हो जाए। जिसके बाद कैप्टन को घोड़े के ऊपर बैठा देता है और वह खुद पीछे वाला घोड़ा में लेट जाता है ताकि गेराल्ड को यह लगे कि आगे ग्लास है और जो पीछे लेटा है वो कैप्टन की डेड बॉडी है। और ऐसे ही इन घोड़ों को देखकर गेराल्ड को लगता है कि आगे ग्लास है और पीछे जो लेटा है वो कैप्टन का लाश है। जिसके बाद वो आगे वाला आदमी में गोली चला देता है और गोली लगते ही वह गिर जाता है। गेराल्ड खुश हो जाता और उसे लगता है कि अब ग्लास भी मर चुका है और वह धीरे धीरे डेड बॉडी की तरफ आता। जब वो डेड बॉडी तक पहुंच जाता है और बॉडी को पलटता है तो उसे पता चलता है ये कैप्टन है। अब उससे पहले गेराल्ड कुछ करता तभी ग्लास पीछे वाला घोड़े से उठकर गेराल्ड पर गोली चला देता है। ये गोली गेराल्ड के कंधे में लग जाती है और वह वहां से भागने लगता है। तब ग्लास भी उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वह एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहां पर ये दोनों के बीच बड़ी फाइट होती है। ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से घायल कर देते हैं और तभी वहां पर उस नदी के पार आदिवासी कबीले वाले आ जाते हैं जो इस लोगों को मारना चाहते हैं। जब ग्लास गेराल्ड को मारने वाला ही होता है तभी उस आदमी की बात याद आती है जिसने उसे खाना और मांस दिया था और उसने कहा था कि बदला लेना ऊपर वाले के सहारे में छोड़ देना चाहिए। इसलिए ग्लास भी उसे नदी में छोड़ देता है। नदी में बहता हुआ गेराल्ड दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां वे आदिवासी लोग उसे मार देते हैं। अब वे लोग नदी के इस किनारे ग्लास की ओर आ रहे थे, लेकिन वे लोग ग्लास को कुछ नहीं बोलते। असल में कबीले के सरदार को उसकी बेटी मिल गई है
और ये वही लड़की होती है जिसका रेप होते हुए एक बार फ्रेंच लोगों से ग्लास ने बचाया था। और उस लड़की उन सबको बता दिया होता है कि ग्लास ने मेरी जान बचाई थी और ग्लास को वहीं छोड़ के जाने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली सुबह।